यूपीपीसीएस में सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ फंसती है पता है? 85 से 95 प्रश्नों के बीच में। हजारों अभ्यर्थी इसी रेंज में रह जाते हैं और मेंस बस कुछ प्रश्नों से छूट जाता है। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ कट ऑफ पार करना नहीं बल्कि 100 प्लस नेट प्रश्न सही करने हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं वही स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ जिसने मुझे यूपीपीसीएस 2025 में 118 नेट क्वेश्चन तक पहुंचाया और यूपीपीसीएस 2024 में 114 मार्क्स तक आए। नमस्कार, मेरा नाम ऋषि है और मैंने यूपीपीसीएस 2025 में ऑफिशियल आंसर की के अनुसार 156 मार्क्स गेन किए हैं और 2024 के जो ऑफिशियल मार्कशीट थी उसके अनुसार मेरे 114 नंबर हैं, जबकि कट ऑफ जो है वो जनरल की 101 है। आज हम बात करेंगे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी के बारे में कि क्या रिसोर्सेस रखे जाएं जिससे हम 100 प्लस क्वेश्चन का स्कोर करें, जिससे हम ये डेफिनेटली श्योर हों जिस दिन हम प्रीलिम्स दे के आएँ कि हम मेंस लिखने ही वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अधिकांश जो अभ्यर्थी होते हैं वो 85 प्रश्न पर अटक क्यों जाते हैं। हम सारे लोग जितने लोग पेपर देते हैं वो ज़्यादातर लोग 75 से 85 के बीच में अटक जाते हैं। अगर आप 70 से 75 प्रश्न के आसपास फंस रहे हैं दैट मीन्स अभी आप बहुत दूर हैं इस कंपटीशन से, इस प्रतिस्पर्धा से, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है। अगर आप 85 से 95 के बीच में हैं तो आपके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप प्रीलिम्स दे के आते हैं तो आप इस असमंजस में रहते हैं कि आप मेंस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप हमेशा वही तरीके से तैयारी करते हैं जो एक तरीके से पूरी भीड़ कर रही है, क्योंकि वही जो रिसोर्सेस हैं जो सारे लोग फॉलो कर रहे हैं वही आप भी फॉलो कर रहे हैं। इसलिए आपको वो एज नहीं मिलती, वो आपको एक दिशा नहीं मिलती है जिससे आप उस 100 प्लस क्वेश्चंस के जो टारगेट है उसको पार करें। अगर आप 100 क्वेश्चन प्लस का टारगेट पार कर रहे हैं दैट मीन्स कि आप निश्चित तौर पर मेंस लिखने ही वाले हैं। तो कैसे उस भीड़ से अलग हम ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएं कि हम प्रीलिम्स को डेफिनेटली पार करें, आज हम बात करेंगे। 100 प्लस नेट प्रश्नों का क्या तरीका है कि हम 100 क्वेश्चन प्लस जो हैं उसको पार करें। पहला स्टेप 1 है कि जो बेसिक तो आपको वहाँ तक करना ही करना है। आप अगर बेस मजबूत नहीं होगा तो आप 85 तक ही नहीं पहुँचेंगे, लेकिन 85 के ऊपर जाने के लिए आपको कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा, अपने को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने नोट्स को बेहतर करना पड़ेगा भीड़ से निकलने और टॉपर की लिस्ट में जाने के लिए, ताकि आप मेंस श्योर एंड शॉर्ट लिख पाएँ। तो आपको ये काम करने ही पड़ेंगे। तो हम आप डिटेल से बात करते हैं कि कैसे ये संभव है। सबसे पहले देखते हैं कि चरण 1 जो फेज 1 है उसमें क्या करना है। घटना चक्र पढ़ने के लिए सभी लोग बताते हैं, सारी जितनी जनता है वो घटना चक्र पढ़ती भी है। अगर सारे लोग घटना चक्र पढ़ ही रहे हैं तो फिर आप कैसे एज पाएंगे। देखिए, ये तो निश्चित तौर पे सही बात है कि आपको पीवाईक्यू लगाने हैं और घटना चक्र का विशेष रोल है, एटलीस्ट बेस बनाने के लिए तो पूरा रोल है ही, क्योंकि और घटना चक्र से काफ़ी हद तक क्वेश्चंस आते भी हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बट कभी कभी जैसे 2024 का पेपर है वो कॉन्सेप्चुअल बेस हो जाता है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा और बेहतर तरीके से तैयारी करनी पड़ती है। 25 वाला फैक्ट बेसिस था तो वहाँ घटना चक्र सफिशिएंट थी, लेकिन अगर आपको 100 क्वेश्चन प्लस करना है तो घटना चक्र के साथ कुछ और चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे जो हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, भूगोल हुआ या विज्ञान एवं पर्यावरण, इनकी तो आपको घटना चक्र लगानी ही लगानी है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि विज्ञान एवं पर्यावरण ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लोग बहुत कम ध्यान देते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे हर साल 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली पीवाईक्यू से पूछे गए हैं। अगर आप इस जो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है इसमें अगर आप मेडिवल हिस्ट्री से भी के बराबर भी अगर आप ध्यान दे देंगे तो आप ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। वहीं मेडिवल हिस्ट्री में 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, वो भी जरूरी नहीं कि आप उसको कर पाएं। इसलिए विज्ञान एवं पर्यावरण एक ऐसे सब्जेक्ट हैं, साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट, जहां से 15 से 20 क्वेश्चन साइंस एंड टेक से आएंगे और लगभग 15 क्वेश्चन एनवायरनमेंट से आएंगे। वो आपको 30 क्वेश्चन सही करने ही करने हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली वहीं से आ रहे हैं पीवाईक्यू से। तो घटना चक्र का बहुत ज़्यादा रोल है। लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया था घटना चक्र पढ़ने का तरीका क्या है। ऐसा नहीं कि आपने एक क्वेश्चन लिया, उसको पढ़ लिया और आपका काम हो गया। नहीं, एक क्वेश्चन अपने आप में एक क्वेश्चन नहीं है, वो एक क्वेश्चन 4 विकल्पों को लेके आता है, और जब 4 विकल्प आते हैं तो वो क्वेश्चन अपने आप में 5 क्वेश्चन के बराबर हो जाता है, क्योंकि 4 विकल्प जो हैं वो भविष्य के संभावित प्रश्न हैं। इसलिए घटना चक्र को डिटेल में करना है। पीवाईक्यू के चारों जितने विकल्प हैं उनको ना केवल पढ़ना है, उनका विश्लेषण करना है, उनको अपने शॉर्ट नोट्स में शामिल करना है। इसके अलावा चरण 1 में और क्या चीज़ है, एक है करंट अफेयर और दूसरा इकोनॉमी का पार्ट।
इकोनॉमी की घटना चक्र लगाने बैठेंगे तो आप परेशानी वाला काम करेंगे। इकोनॉमी एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, इसलिए इकोनॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप यूनियन बजट, जो भारत का बजट है उसको पढ़ना है, आपको यूपी का बजट पढ़ना है, और इकोनॉमिक सर्वे को भी देख के जाना है। इकोनॉमिक सर्वे तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मेंस में भी आपको काम आएगा। और उत्तर प्रदेश का बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण, ये आपको देखना है, क्योंकि यहाँ से सीधे 8 से 10 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे बजट से आएंगे, और बेसिक कुछ इकोनॉमिक क्वेश्चन 5 से 7 रह सकते हैं। ठीक है, इसके साथ बात करते हैं करंट अफेयर। सबसे ज़्यादा परेशानी बच्चों को इस बात की होती है करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें। अब करंट अफेयर को अगर आप लास्ट के दिन के लिए रखेंगे कि लास्ट 15 डेज में कर लेंगे, तो आप यकीन मानिए कि आप फंसेंगे ही फंसेंगे, आप पूरी खिचड़ी बना देंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा फैक्ट्स को एब्जॉर्व करना, डाइजेस्ट करना एक ह्यूमन माइंड के लिए संभव नहीं होता है, और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाएंगे। इसलिए करंट अफेयर को कैसे पढ़ा जाए, इस पर भी हम बात करेंगे। तो हमारे ये बेसिक हुआ कि हमें करंट अफेयर्स पढ़ना है, हमें बेसिक घटना चक्र लगानी है, और घटना चक्र को डिटेल में लगानी है। लास्ट वीडियो मैंने जो स्टार कॉन्सेप्ट बताया था उसको भी फॉलो करना है। अब बात करते हैं जो एडवांस, कैसे हम उसको एक एज, कैसे हम भीड़ से आगे निकलें। उसके लिए जो चरणबद्ध जो मैंने बताया है, घटना चक्र प्लस बजट, अब एक एक सब्जेक्ट में एक एक को ऐड ऑन करना है। जैसे इतिहास हुआ, इतिहास में आपको स्पेक्ट्रम को ऐड ऑन करना है, स्पेक्ट्रम्स के जो फैक्ट्स हैं वो आपको ऐड ऑन करने हैं। शायद सर से मेरी बात हो रही थी, उनके चैनल पे भी अवेलेबल है कि वो जो शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में स्पेक्ट्रम का वो अवेलेबल है, आप उससे पढ़ सकते हैं। इसके बाद आती है राज्य व्यवस्था। घटना चक्र तो लगा लेंगे, लेकिन लक्ष्मीकांत को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वहाँ से डायरेक्टली आपको फैक्ट मिल जाएंगे। भूगोल के लिए घटना चक्र प्लस एनसीईआरटी। अगर फिजिकल ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो एनसीईआरटी से आप कंप्लीट करना ही करना है। अगर आपको वो जो 2-3 क्वेश्चन ऐसे फिजिकल ज्योग्राफी से आते हैं वो डायरेक्टली आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं। पर्यावरण के लिए तो घटना चक्र सफिशिएंट है। हाँ, अगर आपके पास टाइम हो तो शंकर आईएएस का आप कर सकते हैं, अगर टाइम हो, अननेसेसरी नहीं करना है, अदरवाइज आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो घटना चक्र ये सफिशिएंट है, मैं इस पर ही फोकस करूंगा, शंकर आईएएस इफ अगर आपके पास समय है। अर्थव्यवस्था, बेसिक इकोनॉमी के लिए बजट एवं सर्वेक्षण। हाँ, कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट हैं, उनके लिए आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ने हैं। जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। मुद्रा के कितने प्रकार होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो चरण 2 वाली चीज़ है, ये आपको जो है, जो 20,000 लोग थे उन छात्रों की भीड़ से निकाल के आपको 15,000 या 10,000 के अंदर करता है, सो दैट आप प्रीलिम्स निकाल रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात और है, एक फैक्टर की मैं और बात करना चाहूँगा, वो है करंट अफेयर। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग करंट अफेयर को हमेशा क्या करते हैं कि लास्ट वाले दिन कोई एक मैगजीन आके पढ़ेंगे और हम उससे निकाल ले जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। ऐसा करने से, इसी वजह से आप क्या होता है, इतने स्ट्रेस में होते हैं, और फिर सोचते हैं कि इसका आंसर ये हो सकता है, ये हो सकता है। और वो जो करंट अफेयर होता है वो आपको ना तो प्रीलिम्स में हेल्प करता है ना मेंस में हेल्प करता है। इसके लिए मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई भी एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर, जैसे अगर हिंदी मीडियम के हैं तो दैनिक जागरण का जो नेशनल एडिशन है, जो राष्ट्रीय संस्करण है, उसको लेना है। आपको डेली खुद से पढ़ना है। अगर आप डेली ध्यान से पढ़ेंगे तो जो पहला पेज है और जो दूसरा पेज है, इसके साथ सीधे सीधे आईआर जाने के लिए जो सबसे थर्ड लास्ट पेज है आईआर के, वहाँ पे आपको टॉपिक मिल जाएगा, और अर्थव्यवस्था के टॉपिक मिल जाएंगे। अगर आप पूरे पेपर को देखेंगे तो 6 से 7 न्यूज़ ऐसी होगी जो आपको डेली पढ़नी होगी, और डेली आपके काम के होगी, आपके खुद के नोट्स होंगे। इसका फ़ायदा क्या होता है, जैसे लेट सपोज आज का ही दिन है, आज अगर आप देखेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा के बाद सीधे ऑस्ट्रेलिया की यात्रा हुई। अगर आप मैगजीन पढ़ेंगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा कि इंडोनेशिया की यात्रा हुई, फिर अगला मिलेगा कभी ऑस्ट्रेलिया की हुई। लेकिन अगर आप न्यूज़ पेपर से पढ़ रहे हैं तो आपको पता, कनेक्टिंग पॉइंट पता होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री पहले इंडोनेशिया गए, वहाँ पे उन्होंने प्रभानंद मंदिर गए, वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वहाँ उनको सम्मान मिला। अगर आप दैनिक जागरण को डेली पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय संस्करण को, तो आपको पता चल जाएगा कि वो 35वां उनको पुरस्कार मिला। इसके अलावा अभी जो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में उनके साथ क्या क्या डील हुई उसके बारे में बात पता चलेगी। इसके बाद जो न्यूजीलैंड की यात्रा होने वाली वो पता चलेगी। जैसे नेटो का सम्मेलन हो रहा है, तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेटो में कितने मेंबर्स कंट्री हैं और नेटो में क्या इश्यूज चल रहे हैं, और आपको एक इंटरेस्ट बनेगा। इसके 2 फायदे हैं। एक तो आपको फैक्ट मिल रहे हैं जो आपको प्रीलिम में काम आएगा, दूसरा आपको कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं। जैसे जब आप मेंस में आईआर में भारत इंडोनेशिया संबंध लिखने वाले होंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि प्रबंधन मंदिर का क्या महत्व है, या साबांग जो बंदरगाह है, पोर्ट, वो पता चल जाएगा। आप देख लेंगे कि जो अंडमान निकोबार है और साबांग के बीच में कितनी डिस्टेंस है। फिर आप मलक्का स्ट्रेट भी देखेंगे तो मलक्का स्ट्रेट प्रीलिम्स के लिए हो गई। लेकिन अब जब आप
न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि चाइना से जो व्हीकल आ रहे हैं, जो उनकी एनर्जी सप्लाई का रूट है, वहाँ भारत निगाह रख सकता है। मतलब स्ट्रेटेजिकली, सामरिक रूप से वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इससे आपको मेंस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या कर सकते हैं आप, जो आपने अपनी कॉपी बनाई है वो तो सबसे बेस्ट है। दूसरा, मासिक एवं वार्षिक, आप इस प्लेटफॉर्म के लिए XIS के जो प्लेटफॉर्म की इनकी मैगजीन है उसको भी पढ़ सकते हैं, नो डाउट आप उसमें एड ऑन ही करेंगे। दूसरा, अगर आपको लगता है कि जैसे हिंदी माध्यम के लिए आई दृष्टि हुई, घटना चक्र या घटनासार होती हैं, उनको भी आप ले सकते हैं, उनको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये पहला मेन कॉन्सेप्ट है। ये जो मैं पूरी रणनीति बता रहा हूँ, ये पूरा आपको एक ऐसा निःशुल्क तरीके का मैं माध्यम दे रहा हूँ जो मैंने सीखा है, जिससे आप बिना किसी भार के, बिना किसी पैसे या किसी तरीके की कोचिंग लिए हुए आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यूज़पेपर एक बेस्ट तरीका है जिससे आप ना सिर्फ फैक्ट को मजबूत करेंगे बल्कि एक समग्र तैयारी करेंगे, जिसमें आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, जहां मेंस को लिखने में आपको बड़ी बड़ी आसानी होगी। आप लगातार अपने एक एक भाव को लिख पाएंगे। अब सबसे ज़्यादा गलती लोग क्या करते हैं कि अंतिम 15 दिन के लिए, जैसा मैंने बताया, अगर ऐसा करेंगे तो आप भूल में पड़ेंगे, ना केवल प्रीलिम्स के लिए, बाद में मेंस में भी आपको परेशानी होगी। अब 110 नेट प्रश्नों का क्या है, ये भी आप समझिए कि पैटर्न भी बदल रहा है। पुराना यूपीपीसीएस का पैटर्न सिर्फ ऐसा था कि आप फैक्ट रटते रहो और सीधे फैक्चुअल प्रश्न आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने 2024 का पेपर देखा होगा तो आपको ये जरूर पता होगा कि चीज़ें चेंजेस हो रही हैं। यूपीपीसीएस भी अब यूपीएससी की तरफ जा रहा है। मेंस में तो लगभग चला गया। अगर आप पेपर 4 देखेंगे एथिक्स वाला, वो तो कंप्लीटली ऐसा लगता है कि जैसे यूपीएससी स्टैंडर्ड का हो गया। इवन 2 और 3 पेपर भी ऐसे हो गए हैं। तो अब प्रीलिम्स में भी अब जो पेपर आ रहे हैं वो यूपीएससी की तरफ बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स कि आपकी तैयारी में आपको कुछ नया लेके आना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको अपनी पूरी तैयारी में, जब भी आप प्रीलिम्स तैयारी कर रहे हैं, ऑप्शंस की एनालिसिस करना है, क्योंकि अभी का एक क्वेश्चन जो है वो भविष्य के 4 क्वेश्चन लेके आ रहा है। दैट मीन्स कि आपको ऑप्शंस की एनालिसिस करनी है। साथ साथ मैं आपको और सजेस्ट करूंगा, अगर आप प्रीलिम्स को और मजबूत करना चाहते हैं तो यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम भी कराती है, उसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, आप बहुत मजबूती पाएंगे। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे लक्ष्मीकांत हुआ या फिर स्पेक्ट्रम हुई, इनको पढ़ना। हालांकि स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन यूपीपीसीएस की तैयारी के लिए स्टैंडर्ड ही मान सकते हैं। लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम को आपको पढ़ना है एज करने के लिए। अभी पर्याप्त समय है, 4 से 5 महीने का वक्त है। अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आप अपनी मेंस की तैयारी भी साथ साथ कर लेंगे। तो अगर आपको 110 या 115 प्लस का आपका लक्ष्य है तो आपको इतना काम करना ही करना पड़ेगा। फिर से हम समराइज कर लेते हैं, क्या है घटना चक्र और जो सामान्य संसाधन है, जो मार्केट में भी रिसोर्स चल रहे हैं, उनसे आप 85 का स्कोर बनाएंगे, 85 क्वेश्चंस का स्कोर बनाएंगे। अब उसमें एड ऑन करके लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम करेंगे तो ये 100 तक जाएगा। और बदलते पैटर्न के साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि यूपीएससी सीडीएस के भी अगर आप क्वेश्चन लगा लेते हैं और यूपीएससी और अन्य परीक्षाएं कराती है, उनके कुछ क्वेश्चंस को प्रीलिम्स के एटलीस्ट लगा लेते हैं, तो आप निश्चित तौर पे 110 प्लस पहुंचेंगे। जैसा मेरे 118 क्वेश्चन बन रहे हैं। वो क्यों बन रहे हैं? क्योंकि मैंने उधर से भी तैयारी को स्टार्ट किया था, वो क्वेश्चंस भी लगाए थे। तो प्रीलिम्स मजबूत होता जाएगा। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि आपको शॉर्ट नोट्स बना के रखने हैं। शॉर्ट नोट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस चैनल पे भी आपको मुफ्त में नोट्स या घटना चक्र के जो सारांश है वो मिल रहा है। इसके अलावा कुछ करंट अफेयर वगैरह भी है, वो आपको इस चैनल पे निःशुल्क मिल रही है। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी निःशुल्क सेवाएं आपको दे रहा हूँ, जितना मेरा अनुभव है, जिससे आपकी तैयारी को एक सही दिशा और मार्गदर्शन मिल सके। मैं इस चैनल पे मौजूद हूँ। आप कमेंट करके बता सकते हैं अपने डाउट एंड जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, सर मुझे बता देंगे तो हम आपसे फिर से एक बार बात कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। होपफुली आप सभी सफल हों और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को सभी लोग क्रैक करें। जय हिंद, जय भारत।